आसान नाज़रीन कराम, असल में पाकिस्तान पर गुफ्तगू करना तो रोज़ किसी नए मसले पर गुफ्तगू करना होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही मसला है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। बहरान, लोग कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हम ये लफ्ज़ बहरान सुन रहे हैं और हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल है कि हमें उससे निकलना है। आज ही धरना है वहाँ इस्लामाबाद में, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस्लामाबाद पूरा बंद है। अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं, हमारे एक दोस्त को वहाँ से आना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पा रहे कि सड़कें बंद थी और वो उस पर कंटेनर लगा के उन्होंने बंद कर रखा है। जमात इस्लामी वाले धरना देने पर तुले हुए हैं। किस बात पर? बिजली के दर कम करो, महंगाई ख़त्म करो। अच्छा, ये ऐसा मुतालबा है कि पूरी कौम का मुतालबा है। वो कहते हैं अगर नहीं मानोगे तो हुकूमत को बदलने की हम तहरीक में बदल देंगे इसको। खैर वो तो कोई मसला नहीं, हुकूमत ये भी आ जाए दूसरी भी आ जाए। ये मसला एक ऐसा है जो आसानी से हल होता दिखाई नहीं देता। IPP से हमारे माहदे हैं। एक साबक निगरान वज़ीर गौहर एजाज खुद एक सनतकार है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब लूट के खा गए, और उन्होंने जो दाद शुमार पेश किए उससे पता चलता है कि ज़्यादा तो वो जो IPPs हैं वो सरकारी मलकियत की हैं, 52 सरकारी मलकियत की हैं, 48 जो हैं वो प्राइवेट मलकियत की हैं। और सरकारी मलकियत की जो हैं वो अगर काम भी नहीं करती तो उनको हम पैसे देते हैं कि या कैपेसिटी पेमेंट उनको भी करते हैं। और एक कहानी, अजीब कहानी है कि वो जो उस तरफ चल रही है और कोई रास्ता बताया जा रहा है। हमारा वफद पहुंचा हुआ चीन में जनाब कि जनाब कर्जे रीशेड्यूल करो। एक तो ये कि IMF की शर्त है कि कर्जे रीशेड्यूल कराने हैं चीन के। IMF की शर्त चीन के बारे में होती है कि चीन के कर्जे रीशेड्यूल करा लें आप। अच्छा, एक तो वो शर्त है। दूसरी ये है कि वहाँ कर्जे वो हैं जो बिजली घरों के लिए हमने लिए हुए हैं, वो कुछ उसमें रिलीफ मिल जाए तो शायद 1-2 रुपये की रिलीफ हम आवाम को पास ऑन कर सकें। बड़ा मसला बड़ा पैदा हो गया है। ना हमारी कुछ पैदावार बढ़ सकती है, सनत में तरक्की हो सकती है, ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ना कुछ और फ़ायदा हो सकता है। हम फिर चीन के पाँव पड़े हुए हैं कि कुछ मदद करो हमारी, कुछ क्या नतीजे निकलते हैं क्या नहीं निकलते हैं, सामने आते हैं। दूसरी तरफ आज PTI ने अपना धरना मनसूख कर दिया है। धरना तो नहीं, जो जलसा था वो उन्होंने कहा कि वो अभी हम लेकिन तैयारी करो इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन की तैयारी करो। जेल से पैगाम आ गया, जनरल इलेक्शन की तैयारी करो। और साथ ही सुना है उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है कि आप न्यूट्रल हैं। ये क्या कहानी है? क्या सियासत चल रही है इस मुल्क में? आर्मी चीफ को ख़त लिखने का क्या मतलब है? क्यों लिखा है? एक तो मुज़ाकरत नहीं करते, कुछ नहीं करते। मुज़ाकरत करने हैं तो आर्मी चीफ से, यहाँ ISI चीफ से करने हैं, और प्रोपेगेंडा करना तो भी उन्हीं के खिलाफ करना है, टका के करना है, गैर मुल्कों में करना है। पाकिस्तान के खिलाफ बनता है या फ़ौज के खिलाफ बनता है या फ़ौज आर्मी चीफ के खिलाफ बनता है, ये हम देखेंगे, अंदाज़ा होगा उसकी क्या शक्ल है। ये सारा वो नक्शा है जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं और बहुत सारे पहलू इसके निकल सकते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ साथी सलीम बुखारी साहब, बहुत नाम उनका सहाफ़त में वो मौजूद हैं जी। आमर इलियास राना साहब हैं, एसार राना साहब हैं, दोनों बहुत सीनियर तज़किया नगार हैं और बहुत डट कर बात करते हैं। हो सकता है कभी PJ मीर साहब भी हमें शामिल हो जाएं, क्योंकि वो सफ़र में हैं और अभी तक लाइन उनकी कनेक्ट नहीं हो रही हमसे। सलीम बुखारी साहब, मैं आप ही से बात करता हूँ। आप चीन भी जा चुके हैं, आपको पता है कि हमारे दुखड़े बहुत सारे हैं लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं। और इस वक्त जो धरना और ये और सारी चीज़ें, और दूसरा आर्मी चीफ को ख़त, और तीसरा ये कि जनरल इलेक्शन की तैयारी करो, क्या क्या नक्शा है मुल्क का? सियासी भी ऐसा है और वाक़यात रोज़ के रोज़ होते हैं। बन्नू का वाक़या हुआ है, अब वो तकरीर कर रहे हैं आज वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहीं जाके कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। क्या सूरत नज़र आती है आपको? बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और जिस तरह की यानी इंट्रो आपने दिया है उसमें आपने प्रिसाइसली पूरी जो सियासी मंजरनामा है उसको उसमें समो दिया है। बहुत कम गुंजाइश है उसमें कुछ ऐड करने की, लेकिन जितनी भी मेरी अपनी अकल है उसके मुताबिक कुछ को ऐड करते हैं उसमें। एक तो सबसे बड़ा अजाब जो इस कौम को लाहक है वो है IPPs का। ठीक है। यानी बिजली की महंगाई का रोना आज का नहीं है, ना ये रोना धोना अब शुरू हुआ है, ये चल रहा है मुसलसल। पहले लोड शेडिंग के हवाले से था, फिर लोड शेडिंग किसी हद तक काबू में आई तो फिर इसकी कीमतों के हवाले से था। फिर एक और जुल्म इस कौम के साथ ये हुआ कि हुकूमत पहले तो बजट में साल में 1 मरतबा पेट्रोल की, बिजली और गैस की कीमतें मुकर्रर करती थी।
अगर कभी दोबारा उनको करनी पड़ जाती थी मजबूरी से, दुनिया की कीमतें अगर आलमी मंडी में बढ़ जाती थी, तो उसको मिनी बजट कह के हम लोग गाली दिया करते थे हुकूमत को। ठीक बात, ये क्या अजाब है। ठीक बात। लेकिन उसके बाद ये किसने मशवरा दिया उनको कि ये अपने गले से उतारो और किसी और के गले में डाल दो। अब कहीं नेपरा है, कहीं पैमरा है, कहीं शैमरा है, यानी ये पैमरे शैमरे जो हैं, इन्होंने एक और अजाब आवाम के लिए कि हर 15 दिन के बाद कीमतें दोबारा असेस होंगी। यानी वो चीज जो साल में एक दफा या 2 दफा बढ़ती थी, वो अब साल में नहीं 365 दफा नहीं तो कम से कम 150 दफा जरूर बढ़ती है। ठीक। लिहाजा कीमतों का जहां तक ताल्लुक है वो हुकूमत के बस से बिल्कुल बाहर है। मैं समझता हूं हुकूमत बिल्कुल अपाहज है इस मामले में। अच्छा, वो अपाहज या तो हो ना कि उसको कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो। ये जितनी आईपीपीज हैं, ये जितनी कीमतें बढ़ती है बिजली की, पेट्रोल की, सबका फायदा जो है वो हुकूमत को जाता है। मैं प्रिसाइज शायद ना हूं, लेकिन हर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 70 रुपए हुकूमत को जा रहे हैं। जरा तसव्वुर तो कीजिए मीर साहब के ये कितनी बड़ी रकम बनती होगी। यही हाल गैस और बिजली का भी है। गैस और बिजली के मुझे बताइए कि मैं और आप वो कीमत क्यों चुकाएं जो बिजली में ले नहीं रहा हूं। ठीक है। अब ये तो हाल है कैपेसिटी पेमेंट का। अगर मैं आपको तफसील बताने बैठूं, आपका पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। ये खेल अरबों की नहीं, खरबों की है, जो लोगों की जेब में जा रहे हैं बगैर कुछ किए। ठीक। ये कैपेसिटी पेमेंट एक ऐसा चलता फिरता अजाब है इस कौम के लिए कि जो चीज वो कंज्यूम नहीं कर रही है उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। और सदके जाए इस हुकूमत के, मेरा तो दिल चाहता है कि इसके लिए कोई ना कोई बद्दुआ ऐसी होनी चाहिए कि उन्होंने आकर 10 साल मजीद इसके अंदर तोसी कर दी है इन मंसूबों में। अरे हम तो पहले नहीं भुगत पा रहे थे, आपने आके तो अगर तो ये हुकूमत बिजली की महंगाई की वजह से जाती है तो मुझे तो कतन कोई अफसोस इसका नहीं होगा। इसलिए कि पीडीएम में उन्होंने चख लिया था कि क्या कीमत अदा की है उन्होंने बिजली को इस तरह बेकाबू होने की, आईपीपीज के इस इशू की। लेकिन इस दफा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से भी कोई सबक किसी ने सीखा ही नहीं है। वही आईपीपीज मजीद 10 साल के लिए हमारे सरों पर मुसल्लत है। इसका मतलब यह है कि वो जो चीखें निकलने की बात होती थी पीटीआई के दौर में, वो अब सिसकियों तक हो गई है। अब ये सिसकियां कितनी देर तक हम और आप ले पाएंगे, ये देखना बाकी है कि हम ये कौम कितनी ढीठ है जिसके ऊपर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता है। ये तो हो गई सर आईपीपीज की बात। उसके बाद एक और अजाब आया, और वो आया हमारे पास ओवर बिलिंग की सूरत में। यानी किसी जगह अगर लाइन लॉसेज हैं, किसी जगह अगर कोई चोरी कर रहा है बिजली, तो उसके पैसे भी मीर साहब मैंने, आपने, इलियास राना और इसार राना ने देने हैं। और ये कौन सी दुनिया है भाई, कहाँ रहते हैं हम। तो ये सब कुछ वो अनहोनियां है जिसकी कोई गुंजाइश किसी भी एक मुहज्जब जमहूरी मुआशरे में नहीं होती। अब आ जाइए जनाब जी, अब एहतजाजात की तरफ मैं मुख्तर करता हूँ अपनी बात को। देखिए, एहतजाज करना सबका हक है, होना चाहिए। जमहूरी मुआशरे में अगर एहतजाज की गुंजाइश नहीं है तो वो जमहूरी मुआशरा नहीं है। लेकिन किसी भी जमहूरी मुआशरे में दारुल खिलाफे के ऊपर चढ़ाई करके वहां दरख्तों को और शहर को आग लगाने की भी इजाजत नहीं है। मुझे बता दीजिए कौन से मुहज्जब सोसाइटी में ये होता है। मुझे ये भी बता दीजिए किस बनाना रिपब्लिक में ये होता है। तो ये कुछ भी नहीं होता। तो अगर दोनों तरफ की एक्सट्रीम्स जो है वो इसी तरह जारी रहेंगी तो ये कौम न यहाँ की रहेगी न वहां की रहेगी। ठीक बात। मैंने पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि वो सब कुछ जो आप खुद कर रहे होते हैं वो कभी न कभी आपके सामने आना होता है। जो आज पीटीआई फेस कर रही है, यही सब कुछ पीटीआई ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया था। अब आज जनाब चीन की तरफ देखिए, चीन हमारा दोस्त है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन हमने अमेरिका की खुशनुदी की खातिर उसको इतना इरिटेट कर दिया हुआ है। मैं चूंकि फ्रीक्वेंट विजिटर हूं चाइना का, आप देखिए 4 साल के लिए सी पैक पर अगर काम स्टॉल हो जाएगा, जिस पर मल्टी बिलियनर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है डॉलर्स की, 40-60 तो हम खुद क्लेम करते हैं, वैसे 63 बिलियन डॉलर लग चुके हैं उसके ऊपर। उस पर अगर 4 साल काम नहीं होगा, मीर साहब आप मुझे बताइए वो इन्वेस्ट करने वाले नाराज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक बात। फिर अगर उनको ये यकीन भी हो जाए कि ये सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है, तो एक और चलता फिरता अजाब है। वो कह रहे हैं कि जनाब जो कंडीशन पर हमने आपको लोन दिए हैं 1%, 1.8% पर, ये हमने दुनिया में किसी को नहीं दिए। ये आप टर्म्स एंड कंडीशन किसी को दिखाइए नहीं। लेकिन असद उमर साहब वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन लेके अमेरिका पहुंच गए थे और IMF पहुंच गए थे। मेरा कसूर है। तो जब हम इस तरह के पॉलिटिकल फैसले करेंगे, जब हम इस तरीके से एपैथी का मुजाहरा करेंगे। जी मीर साहब। जी जनाब। जी आमन इलियास राना साहब, आपने सारी गुफ्तगू हर पहलू के साथ सलीम बुखारी साहब की सुनी। क्या आप इस सारे किसी पहलू पर आप पकड़ लें, आपको एक अजीब सूरत नजर आती है? क्या क्या कहेंगे आप इन मामलात पे?
जी आमर इलियास राना साहब। देखें, बुखारी साहब ने बहुत दिल और जज्बाती गुफ्तगू कर ली। मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब ने बड़ी मुदल्लिल और जज्बाती गुफ्तगू की IPP पे, जो मेरे भी जज्बात की अक्कासी करती है। इसमें मैं जरा दूसरे स्टाइल से आऊंगा। जो गौहर एजाज साहब बातें कर रहे हैं, बड़ी तहकीक के साथ कुछ लोगों ने कहा कि उनको लॉन्च किया गया, वो फिर 5 वजारतें गुजारने के बाद एडवाइजरी लेना चाहते हैं। उनकी कोई इस्लामाबाद में NOC रहती है जो हाउसिंग सोसाइटी की, मैंने उनको फोन किया, मेरा अच्छा ताल्लुक है, कहेंगे 5 वजारतें मैंने गुजार ली, मैं एडवाइजरी लूंगा। और जिसका नाम मोहसिन नकवी है, क्या मैं उसे एक फोन पे NOC नहीं ले सकता? आपको नहीं पता कि मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि इसे चैलेंज करें कि मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। उनकी ना, मैं गुफ्तगू को जो उन्होंने कई दिन से किया समअप करूँ तो उनका कहना यह है कि 50 मेगावाट का अगर एक कारखाना 1 अरब रुपए में लगा है तो वो 10 अरब रुपए में भी लगा है और वो 100 अरब में भी लगा है। तो फोरेंसिक ये करा लें मुख्तसर तरीन अल्फाज में कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी। अगर उसके अंदर ओवर इन्वाइसिंग हुई है, उसमें करप्शन हुई है, तो आप उस मुआहदे को 1 मिनट में तोड़ सकते हैं। आपने सॉवरेन गारंटियां दी हैं कि आप कर्जे लें, 20%, जिस कंपनी ने भी लगाया वो 80% बैंकों से लेके आई है, तो आप अगर वो फेयर नहीं है तो उस बुनियाद पे मुआहदा तोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते ना, कि आपने उनसे लेनी है। लेकिन जब यहां रोकेंगे तो आप अगली बात करेंगे कि जी आप बनाएं, चाहे जंग आलूद कारखाना हो, आप बिजली बना के दें, हमें आग लगानी है हम आग लगाएंगे, लेकिन आप चलाएं तो सही ना। अब इशू ये है कि उसमें सलमान शरीफ का नाम आया, फिर उन्होंने ही क्लियर कर दिया कि सबसे कम लागत वाला है, कि कैपेसिटी चार्जेस उतने हैं जितनी वो बना के बेचते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते। अगर हम इस सारी बहस को जज्बात से हट के देखें, अगर वो सारी बातें ठीक कर रहे थे तो वो ये भी ठीक कर रहे होंगे, तो फिर हमें उसी मुआहदे पे जाना चाहिए कि जितनी बिजली बनाएंगे हम आपसे ले लेंगे। जो आप नहीं बनाएंगे, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको 1997 में ले जाऊंगा, बेनजीर भुट्टो मरूमा की हुकूमत खत्म हुई, नवाज शरीफ ने पहली पार्लिमानी पार्टी की, तो उन्होंने कहा मेरे लिए IPP सबसे बड़ा अजाब होगा, क्योंकि हमें ये चार्जेस देने पड़ेंगे। जब ये पहली दफा IPP आए थे तो उन्होंने सेनेटर सैफुर रहमान की सूरत में एक एहतसाब सेल बना था और ये सारे लोग उठा लिए गए थे। फिर उस वक्त जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी उसमें पाकिस्तान मजबूर हुआ कि उन सबको छोड़े, कि जनाब सॉवरेन गारंटी आपकी, वहां से शुरू हुआ। फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, बहुत शोर मचा के मैंने ये करप्शन पकड़ लिया और मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। पता नहीं वो कितने ठीक हुए, हम तो वहीं फंसे हुए हैं जो सलीम बुखारी साहब ने बात कही। शहबाज शरीफ साहब को मेरी एक ही तजवीज है, बिल्कुल छोड़ दें कि कौन क्या बात कर रहा है। आप हर चीज में थर्ड पार्टी ऑडिट की बात करते हैं, फोरेंसिक की करते हैं, इन तमाम IPPs पे बिठाएं। और ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के और हाई कोर्ट में इंसानी हकूक का बहुत ज्यादा असर होता है, ये क्यों नहीं खत लिख के चीफ जस्टिस खुद या अपने जजों से मशवरा करके एक मेहरबानी जरूर करें, अपने किसी जज को निगरानी ना दें, नौकरी नहीं देनी, आप फोरेंसिक करा लें ऑडिट इन सब का एक एक्सपर्ट के साथ, जिसमें कोई जज शामिल ना हो, क्योंकि ये जिस चीज में पड़े हैं ना उसकी कीमत और बड़ी है। ये बात ध्यान में रख लें, अदलिया जिस इंतजामी काम में बड़ी है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ है। लिहाजा आप दिन मुतय्यन करें, 4-5 जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं इनको बुला लें उसमें, आप बड़े जो डिफॉल्ट है ना, जहां फ्रॉड है वो बिठाएं, चेक कर लें, आधे IPPs पहले ही सेट हो जाएंगे अगर एक्चुअल एहतसाब शुरू होगा। हमारे जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं उनको बिठाया जाए लाइव के भाई आपने कितने अरब रुपए, क्योंकि ना ये डकैती जो है ना ये हेरोइन से बड़े कारोबार की है। ये हम इंडिया के माफिया की जो फिल्मों में सुनते थे ना, इतने 1000-100 करोड़, ये हजारों अरब की डकैती है जो मुसलसल जारी है और अवाम की जेब पे है, किसी बड़े आदमी की जेब पे नहीं है, ना उनको फिक्र है। लिहाजा चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहिबान है जो खत लिखते हैं, उनके भी खत का मुझे इंतजार रहेगा कि वो इस मामले पे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्योंकि एक जैसे इफ्तिखार चौधरी जन्म दे लिया करते थे, साकिब निसार साहब जन्म दिलवाया करते थे एक केस में 10-10, कोई एक जज जुर्रत करेगा कि इन IPPs को कटहरे में ले आए, कानून की नजर में ले आए और हमारे और आपके लिए कोई मुदावा बन जाए। ठीक बात राना साहब, बिल्कुल ठीक है। दूसरे राना साहब, सार राना साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे? नक्शा तो नज़र आता है कि बिजली की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, IPPs का जो नक्शा है इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है हमारे आमर इलियास राना साहब ने। आप क्या कहेंगे? सलीम बुखारी साहब ने पहले बिल्कुल तफसील के साथ इसका नक्शा खींच दिया था, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे, क्या करें हम?
देखिए सलीम भाई ने तो जिस तरह सारी सूरत हाल को बयान किया, और फिर आमिर ने भी स्पेशली जो बात की है कि एक दफा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि इन सारे आईपीवीज का मेजर बेनिफिशियरी कौन? ठीक है। 22% बाहर के लोग हैं और 78% जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, जिसमें 50% किसी ना किसी तरह सरकार भी इन्वॉल्व है। सलमान शहबाज साहब का चले मैं नाम नहीं लेता, मेरे लिहाज साना ने उनकी जगह पे वजाहत दे दी है। हालांकि मेरा दिल नहीं मानता कि कोई सरमायादार जो है वो कोई खराती प्रोजेक्ट लगाता होता है, और फिर शरीफ फैमिली में से, तो मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं मानता ठीक है कि वो कुछ खराती प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो मेजर बेनिफिशरीज तो खुद हुकूमत है, और हुकूमत के कई पाकिस्तान की रियासत के बहुत सारे इदारे भी इसमें बेनिफिशरी हैं। तो बजाय इसके कि हम जजों का इंतजार करें, अगर इन हुक्मरानों में थोड़ी सी भी कोई शर्मनामी चीज है तो वो खुद ही कोई इनिशिएटिव ले लें। क्यों हम जुडिशरी का इंतजार कर रहे हैं कि वो जुडिशरी ने तो पहले भी रेकॉर्ड एक्ट में हमें मरवा दिया था, और उस गलत फैसला करके हमें आलमी अदालत में $8 अरब का मुजरिम करार दे दिया था। तो इस सारे उसमें अभी सलीम भाई कह रहे थे कि जो हम वो पैसे दे रहे हैं जो बिजली हमने इस्तेमाल ही नहीं की, कोई और कर जाता है। इसमें दिलचस्प बात ये है, अभी आमिर ने भी इस तरफ इशारा किया कि हम वो पैसे भी दे रहे हैं जो बनती ही नहीं है बिजली। ये तो चलो ये हो, मैंने बिजली चोरी की, आमिर इलियास ने कहा यार चलो साथी गरीब आदमी है इसका बिल मैं दे देता हूँ, लेकिन जो बिजली बनी ही नहीं उसका भी बिल अगर हम दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई इस कौम के साथ जो भूख के मारे खुदकशियां कर रही है, बिलों के ऊपर बिल बुला रही है, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के गले काट रहे हैं, भाई अपने छोटे भाई का गला काट रहा है, कत्ल कर रहा है बिजली के बिल पे, शौहर अपनी बीवी के सर फाड़ देता है, लोग बिलों को लेके खुदकशियां कर रहे हैं। उनमें फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत नामी कोई चीज है या नहीं है? और अगर हुकूमत सिर्फ टाई बांध के और रोजाना शबाना रोज के जुमला इस्तेमाल करने का नाम है तो करते रहे। हमारा वजीर खजाना, हम तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में फेंक दिया, लेकिन मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि यार ना हमसे अमेरिका खुश, ना हमसे चीन खुश, अब तो वो हुकूमत आ गई है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर तरीन थी, ना हमसे सऊदी अरब खुश। पिछले अप्रैल से अब तक $1 सरमायाकारी के नाम पर पाकिस्तान में नहीं आया है। $43 अरब हमें अगले 2 सालों में चाहिए, और हम रीशेड्यूल कराने गए में अपने कर्जे, यानी हमारे पल्ले कख नहीं है, ठीक है। और सूरत हाल ये है कि हम बजाय ये कि स्टेप डाउन हो जाए, कुछ कह दें कि हम नाअहल लोग हैं यार हमसे नहीं हो रहा, कुछ लोग आगे आ जाएं जो बेहतर काम कर सकते हैं हमारी जगह पे, लेकिन वो तो ऐसे तो दीमक कुर्सियों वैसे एहसार राना साहब कोई हैं हमारे लोगों में कि जो बेहतर काम कर सकते हो? सबको तो आजमा लिया हमने, हमारी बदकिस्मती तो यही तो। मुझे इजाजत दें, अगर मुझे हाँ नहीं बिल्कुल आप बताएं, वो ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल की, 1-2 का साल की बात थोड़ी है ये। जी सर, मैं करने जा रहा हूँ कि देखें रियासतों में अवाम इज्तिमाई जो फैसले करते हैं ना, फिर उसके इज्तिमाई स्टेक होल्डर भी होते हैं, लेकिन अगर आप कौम का मैंडेट ही चोरी कर लें और नाअहल लोगों के जेब में डाल के उन्हें और मुल्क को तबाह करो, तो फिर क्या किया जा सकता है? आप उन लोगों को जिन्हें मैंडेट मिला था उनको तो आने देते ना, आपने उन्हें भी नहीं आने, आप तो कह के ये आए। चले ये इसका जवाब तो सलीम बुखारी साहब देंगे। ठीक है, अब मैं अभी दे देता हूँ अगर आप इजाजत दे तो। हाँ मैं अभी दे देता हूँ सर। जी 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 जनाब। गुजारिश ये है, बिल्कुल ठीक है, मैंडेट चोरी हुआ, वापस मिलना चाहिए। ये मैंडेट 2018 में चोरी हुआ था, तब तो हम बोले नहीं थे। जितना बुरी तरह से वो चोरी हुआ था उसकी तो पूरी दुनिया में कहीं कोई मिसाल ही नहीं है। वो ठीक था, चलिए मिल गया मैंडेट, उस मिली भी मैंडेट ने क्या किया 4 साल में सर इस हवाले से, वो भी जरा बयान फरमा दीजिए। एक फिक्रा मैं भी सिर्फ कहूंगा। अच्छा, हमारी बात का वजन खत्म हो गया। इलियास राना एक सब फिर पीजे मीर साहब की तरफ जाना मुझे। जी इलियास राना साहब। मैं सिर्फ एक फिक्र, असल में ना हमारे लोगों ने 2024 8 फरवरी से पीछे सिर्फ भंग पी हुई है,
अच्छा ठीक बात है। अच्छा जी पीजे मीर साहब, मैं नहीं, मुझे भी ये, क्योंकि मेरी बात पे कमेंट्स हुए तो मैं भी आप बोले, बिल्कुल बोले मीर साहब। हाँ बिल्कुल बोले। देखिए बात ये है हाँ कि मैं, सलीम भाई मेरा बड़े भाई हैं, लेकिन मैं बड़े बसद एहतराम ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि क्या 2018 में भी लोग इसी तरह अगवा हुए थे? एक बड़ी सियासी जमात से उसका निशान छीना गया था। क्या 2018 में भी पोलिंग एजेंट्स अगवा हुए थे? क्या कागजात छीने गए थे? क्या 2018 में भी इसी तरह जमात का तहस किया गया था? और दूसरी चीज, सर मैं अर्ज करता हूँ भाई, यहाँ लोगों के जवाब मेरे पास है, तस्लीदें जारी हुई थी, फौज के सिपाही अंदर खड़े जवाब मेरे पास है, निकाल दिया गया था, कैमरे नहीं जा सकते। मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो लोग कह रहे थे कि 2024 से पहले भंग पी के आप तजज़िया अगर करेंगे और दूसरों को बताएंगे कि अगर कोई सीरियस बात में भी बंदे की अपने जज्बात ना निकले तो फिर जवाब इसी तरह मिलेगा। अच्छा एक मिनट, तो भाई बात तो पूरी होनी चाहिए ना, दोबारा बीच में ना बोलने, मैंने आपकी बात भी सुनी है ना, मैंने आपकी भी बात सुनी थी ना, कि नहीं सुनी थी? अच्छा दोबारा आपकी तरफ आते हैं पीजे मीर साहब को, तो गुफ्तगू करना दानिशवरों ने क्या कहां से 2024 बोलते से हैं? पहले भंग पी हुई थी, तो उन दानिशवरों को शर्म आनी चाहिए जो अब चर्च स्पीक के लोगों को भूखा मरना। नहीं, मैंने कहा हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ, शर्म आ जानी चाहिए। राणा साहब जो भंग पी के नहीं, चर्च पी के अंधे हुए में और उन्हें नजर नहीं आ रहा, और सरमायादारों की वजाहतें देते हैं। अच्छा बड़ा अच्छा दोबारा आते हैं आपकी तरफ, दोबारा आते हैं जी। पीजे मीर साहब आप पूरी गुफ्तगू सुनिए, आपने, आप क्या फरमाते हैं इस पूरे नक्शे पर? देखिए जी, वो कहते हैं ना 10 wrongs don't make one right। हर तरफ से गलतियां हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी ने एक ऐसा इशू उठाया है जो कि हर आम आदमी को अफेक्ट कर रहा है, और वो आदमी है गौहर एजाज। ये तो इशू उठाना चाहिए था सियासतदानों को, वेदर इन द गवर्नमेंट और इन द ऑपोजिशन। गवर्नमेंट सर्वाइवल पे बैठी हुई है, और जो दूसरी है आपकी ऑपोजिशन, वो एक कहते हैं ना तनकीद पे बैठी हुई है। The question is कि no one is really talking serious and no one is thinking कि आपने आगे करना क्या है। गौर ने एक चीज बताई है, 7 रुपए 13 पैसे अभी बिजली बढ़ने वाली। अब इसमें कोई डिबेट हो रही है? कहीं कोई डिबेट नहीं हो रही। भाई क्यों नहीं हो रही? मुझे बताओ, ये आवाम 7 रुपए 13 कहाँ से देगी जब ये 24 रुपए कैपेसिटी टैक्स वैसे दे रहे हैं? आपके 3 मेजर पावर प्रोड्यूसर्स 1 आउंस बिजली वो तैयार नहीं कर रहे, आप उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। इज एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट? अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, किसी ने कहा है इवन इन द असेंबली और द सेनेट कि भाई आप इसका कोई फोरेंसिक ऑडिट ही करवा लें। कोई बात हो रही है? हम तो यहाँ बैठ के एनालिसिस नहीं दे रहे, हम भौंक रहे हैं। हम सब हर चैनल पे भौंक रहे हैं, एंड नो वन इज टेकिंग एनी नोटिस। नो वन इज टेकिंग एनी नोटिस बिकॉज नो वन इज केयर, नो वन इज केयरिंग फॉर द कंट्री। हम तो सर्वाइवल इन दोनों की बात करते हैं, पीटीआई बुरी है, पीटीआई अच्छी है, नून अच्छा है, पीपल्स पार्टी। दिस इज ऑल द कन्वर्सेशन वी हैव इन द कंट्री। कोई आपके पास है कुछ ऐसी चीज, बारिश होती है आपके पास उसका कोई अरेंजमेंट कोई नहीं है, आपके पास आटा कम होता है, शॉर्ट होता है, अरेंजमेंट कोई नहीं है, किसान की कमर तोड़ दी है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। 24 दिन लगते हैं उधर से यूक्रेन से जहाज आने के लिए, 8 दिन में जहाज इधर पहुंच जाता है, इसका बताएं कोई जवाब है? जो रियल इश्यूज हैं उनकी तो बात ही नहीं है। वी डोंट केयर पीटीआई आती है जाती है, वी केयर कि व्हाट हैपेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक बात, ठीक बात, ठीक। पीजे मीर साहब बिल्कुल ठीक बात। हम दोबारा अब इस पर करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने पूरी एक सर्कल सुना, पूरी गुफ्तगू का देखा, यानी कि हमने बहुत से मसाइल का जिक्र किया था कि ये आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, जिक्र किया, दूसरे इलेक्शन की बात हो रही है, हमने कहा चीन पे गए हैं, चीन हमारा लेकिन सब लोगों की कंसंट्रेशन इस पर है। ये नहीं कि आज जमात इस्लामी के धरने पर है, कंसंट्रेशन इस पर है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, बहुत चीज़ें भी महंगी हुई है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, बहुत चीज़ें महंगी हुई हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। लेकिन इस बात पर इतने लोग, किसी ने कहा था कि जिस घर में बिजली का बिल जाएगा उस घर से खैर की तवक्को कोई ना रखे, हुकूमत भी ना रखे, कोई और भी ना रखे। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन, मैंने जैसे जिक्र किया कि हम कितनी फैली हुई बातें करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि बिजली बहुत महंगी है। यानी ये कौम पे ये वक्त भी आना था कि इतने गंभीर मसाइल में गिरने के बावजूद भी हमारा मसला ये होगा कि बिजली हमारे काबू में नहीं आ रही। और बाकी मसलों का तो आप जिक्र क्या करते हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, इसी पर हो सकता था कि पूरा प्रोग्राम हो जाता।
और इस पे नए इलेक्शन होने, तैयारी करें, इसी पे बहुत कुछ हो जाता। और इस इतने सारे मसाइल हैं हमारी, इतनी सारी बातें हम करते हैं कि एक एक मसले पर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन बिजली के मसले ने या एनर्जी के मसले ने पेट्रोल समेत इतना तंग किया हुआ है कौम को कि इसको इलाज हमें समझ नहीं आता। तस्लीम बुखारी साहब, क्या 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 नजर आता है आपको? हम कहाँ फंस गए हैं? तो निकलने कोई रास्ता है? मीर साहब, मेरे ख्याल से अगर हम इसको आसानी से सम अप करने की कोशिश करें, जब हमारे पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ इक़्तिदार मुतमन्ना नज़र बन जाए उनका, यानी वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत करें, तो फिर यही कुछ होगा। जो जमहूर का तासुर है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, वो तो दफन हो चुका है, वो तो कहीं ज़मीन बोस हो गया, मिल ही नहीं रहा है कहीं। एक हुकूमत जो है या हुकूमत के एलाइज जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में है, दूसरे जो उससे बाहर हैं वो हुकूमत लेने के चक्कर में है। तो जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो आप मुझे खुद बताइए कि हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। जो बुनियादी मसाइल हैं इसकी तरफ ना हमारी तवज्जो है, ना ये हमारी प्रायोरिटी है। बिजली ने इसलिए फोकस कर लिया हमारे प्रोग्राम में कि जिस एक घर को उठा ले, इट इज ए स्कैंडल इन एवरी हाउस, चाहे वो एक कमरे के घर में रह रहा है, चाहे वो एक बरामदे में रह रहा है, अगर बिजली का बल्ब भी जलना है तो उसकी कीमत उसने चुकानी है। हो ये रहा है कि वो बिजली तो खर्च कर रहा है 200 रुपए की, लेकिन उसको बिल आ रहा है 18,000 रुपए का। यानी एक लार्जर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है उसका तो हम गला घोंट रहे हैं कि वो मर जाए यार सूरत। क्या हमने पहले अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से लोअर मिडिल क्लास को खत्म नहीं किया? जो लोअर मिडिल क्लास होती थी वो अब लोअर मिडिल क्लास है। अब एक अनफॉर्चुनेट सूरत यह कि या हमारे यहाँ गरीब तर है या हमारे यहाँ अमीर तर है, बीच की क्लास जो है वो क्रश हो रही है। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, किसी की तवज्जो मसाइल पर नहीं है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि इसके बाद हमने इक़्तिदार लेना है। जब तक ये रवश रहेगी मीर साहब, हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। ठीक बात। इरशाद राना साहब, फिर आप ही बताएं उसी देर में दूसरे राना साहब। देखिए जी, बात ये है कि मैं सलीम भाई की एक एक बात से मुतफ़िक हूँ, बिल्कुल 100%। किसी बात पे राना साहब इतनी बातें हो रही है तो आपके इत्तेफाक करने की बातें हैं। देखें, बात यह है कि बतौर सहाफ़ी और जितना भी हम कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए कर सकते हैं हम तो अपने लफ्जों से कर सकते हैं, सही को सही, गलत को गलत कह के। मैं भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी ये खबर आ जाई है कि एलन मस्क के एक दिन में ना उसे नुकसान हुआ $21 अरब का। सजासत मीर साहब, $21 अरब का एक शख्स को। और एक रियासत है जो एटमी कुव्वत है, दुनिया की पांच बड़ी पॉपुलेशन में से है, हमारी दुनिया की बेअजीम तरीन, हम 8वें बड़ी फौज जो हम रखते हैं, एक बड़ी ताकत है, और $1.5 अरब पूरी कौम के लिए मसला बना। तो फिर ये मसला किस लिए है? लेकिन मैं जब भी कोई बात करता हूँ उसका रिएक्शन, अब मेरा भाई आमिर नहीं है तो वो मजा नहीं आता कि वो गुल्लू लाइन पर है, लाइन में कोई प्रॉब्लम है, अभी आ जाएंगे। अच्छा, तो बात ये है कि हम इस बात पे तो एक बंदे को फिक्स कर रहे हैं, उसकी बीवी को, कि तुमने जेवर बेचा था तो उसकी रसीदें दो। लेकिन इस बदतरीन हालात में $20 अरब दुबई निकल जाते हैं तो हम कोई नोटिस लेने पे तैयार नहीं है। हम ये नहीं बात करने पे जेवर बख्श दे। पाकिस्तान क्या कहते हैं, इलाज हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, जेवर बख्श दे। अगर सर बात यह कि जब हमने मर्सिडीज गाड़ियां बख्श दी और बाहर से आई हुई गाड़ियां हुक्मरानों को मुफ्त मिलके, और हमने 3-3 करोड़ देखो ये तो मसला ये पैदा हो गया। मैं छोड़ दे, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं बहस करना चाहता हूँ वो जेवर खरीदा भी था कि नहीं खरीदा था, वहां तो मसले और पैदा हो गए हुए हैं। सर मैं जाहिर है वही मसले पैदा होने ना। देखे ना, मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि अभी भी हम $21 अरब को इग्नोर करके इस बात पे कि जेवर खरीदा ही था या नहीं खरीदा था। हैरत की बात नहीं है ये कि $21 अरब एक कौम में से निकल गए जो एक रुपए को रो रही है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि 21 अरब को छोड़ो, वो जेवर का पहले बात करें कि वो खरीदा भी था या नहीं खरीदा था। तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जहां पे हम आज खड़े हुए। क्योंकि अगर हम सब मनहसुल कौम तो छोड़े, हम बीइंग जर्नलिस्ट, तजिया निगार, वट एवर जो भी
हम पे इल्जाम लग सकता है। वो लगाने के बाद अगर हम ये हिम्मत ही नहीं कर रहे कि 21 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर दुबई चले गए, वो कौन लेके गए, वो कैसे ले गए, हुकूमत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, फिर वो स्मगलिंग कैसे हो गई, और क्या नाम है हमारे वो 20 अरब डॉलर हमारे पास आज यहाँ पे होते, इकोनॉमी कहाँ खड़ी होती है हमारी। शामिल है, सभी शामिल है। सोच की बात, ठीक बात, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा। ठीक बात, हम देखें 9 मई मेरा 9 मई बहुत बड़ा सान्या है, लेकिन अवाम के साथ ये जो बिजली के बिल हैं ये भी 9 मई का सान्या है, ये उससे कम नहीं है। हम उसमें भी इतने ही लोग मर रहे हैं। इस पे हमें जो जिम्मेदार है हम उनके गिरबान नहीं पकड़ सकते, जो मुल्क से अरबों डॉलर बाहर ले जाते हैं उनको नहीं पकड़ सकते। हमारे पास और बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर हम सब ठीक है। राना साहब मैं दोबारा आता हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सारी सूरत बिजली के बिलों पर ही सारी बहस हो रही है, क्या कहेंगे, कोई हल नजर आता है आपको? जी बस मैं इस पे थोड़ी सी बात ये करूंगा, सस्ती तज्जिया निगारी करनी हो ना तो पॉपुलर स्पोर्ट करें, और जर्नलिस्ट हो के आपको तज्जिया करना हो तो आप हकायक को साथ लेकर चलते हैं। गौहर एजाज साहब हीरा बने हैं ना हमारे, उन्हीं की बात दोहराई थी कि फोरेंसिक ऑडिट सिर्फ इस मसले का हल है। अगर मैं जज साहिबान का नाम लेता हूं और मैं कहता हूं शहबाज शरीफ अगर हर मामले पे फोरेंसिक ऑडिट की और थर्ड पार्टी की बात करते हैं, वो नहीं करते, तो फिर किससे करा लें? फौज से करा लें या अडियाला जेल में बैठे हुए से कराएं, जो 4.25 साल राग लापता रहा कि मैं साइकिल पे जाऊंगा, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। मैं उससे फोरेंसिक करा लूं जो कहता था मैं तमाम गवर्नर हाउस और पीएम हाउस को यूनिवर्सिटियों में बदल दूंगा। उसने कोई एक वादा पूरा किया? उसने कहा मैं 100 दिन में ये करूंगा, मैं 6 महीने में ये करूंगा, मैं साल में करूंगा, कुछ किया? नहीं किया ना। तो फिर मैं उस अदलिया पे चला जाऊंगा जिसपे सारों का कंसेंसस हो रहा है कि जी इंसानी हकूक वो दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का हक ये है कि उन्हें पता चले कि डकैती कौन मार रहा है, उसमें गला किसका काटना चाहिए कानूनी तौर पे, पकड़ना किसका चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं हल ढूंढना है। आपको उसको हल नहीं ढूंढ सकते जो कहता था न्यूट्रल हो तो जानवर होते हो, आज उसको कहते हैं फिर न्यूट्रल हो जाओ। वो भाई आप जानवर बनाना चाह रहे हैं, आपकी कोई कल सीधी है, आपका कोई मुतालबा है, आपको हम ये कहें कि आप सीरियसली कोई बात करना चाहते हैं, आपका हर फिक्रा दूसरे दिन पहले से मुतसादिम होता है। आपने कोई सीरियसली बात की, आप रियासत मदीना से चले, आप चाइना के निज़ाम पे चले, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के निज़ाम पे चले, आपने कोई निज़ाम हमें दिया? आप 11 साल स्टेट केपी में इक़्तिदार में हैं, आज आप कहते हैं कि डॉलर खाए। वज़ीर आला साहब कहते हैं, बहुत अच्छी तकरीर किया, मैं उनको आज जज्बात से हट के पहला नंबर ये दूंगा कि उन्होंने ऑन किया है कि मेरी पुलिस करेगी। पेशावर से बड़े जय्यद साफियों से गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं DI खान में छोड़ दें बाकी पूरे साउथ केपी को, उनके अपने थाने मगरिब और असर के वक्त बंद हो जाते हैं, वहां कोई नहीं होता। ये वहां से शुरू करें रोजाना इंस्पेक्शन, हम साथ खड़े होंगे इनके कि जनाब आप पुलिस को बकअप करना भी चाहिए ना। ठीक बात, क्यों नहीं CTD 11 साल में इन्होंने, क्योंकि ये खुद सूबाई वजीर रहे, फिर इनके भाई सूबाई वजीर रहे, ये वफाकी वजीर रहे, आज वजीर आला हैं, इनको पूरा मिलना चाहिए। आज इन्होंने ऑन किया है कि मैं पुलिस के साथ हूं तो मैं भी उनके साथ हूं। ठीक बात हो ना पुलिस के साथ जी। उन इलाकों में पुलिस की रिट जमाएं, आप ऑपरेशन पे फौज को गाली मत दें, आप कहें कि जी हम करके दिखाएंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जज्बाती नारे सस्ते होते हैं। आपको ये काम करना चाहिए। CTD आपने क्यों नहीं मजबूत की 11 साल में? जब आप कहते हैं हमने सारे इदारे ठीक करने, आपने 4.25 साल में जी जनाब IPPs वालों से चंदे क्यों लिए? आपने काम क्यों नहीं किया? आपने पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया? आप तो सिर्फ सियासी इंतकाम पे लगे रहे। क्यों? बताएं ना कोई एक जवाब। जो बात आपने कही थी ना कि कौन ठीक करेगा, यही मेरा सवाल हर एक से है कि किसी ने कहा कि मैं ये मसला हल कर सकता हूं। चलें ठीक है। PJ मीर साहब। मीर साहब, हम जो बातें कर रहे हैं हम राउंड एंड राउंड जा रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि ये जो PTI ने क्या किया 2.5 साल 3 साल, और भाई तो 40 साल में इन लोगों ने क्या कर लिया, ये मुझे बताएं। नहीं वो नहीं पूछना, वो ऐसे नौकरियों को खतरे में ना डालें ना सर। नहीं देखें, बात सुने, जमहूरियत की बात नहीं है। आप PJ मीर साहब की गुफ्तगू में जिन साहब को बहुत ज्यादा लुकमे देने का शौक है, हमने किसी को नहीं कहा कि वो बहुत फरिश्ता है। हमें तो फरिश्ते बताए गए थे 2011 से, लोगों को जॉब्स दी गई कि आपने तज्जिया निगारी ये करनी है, वो उल्टी हो गई। हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई ठीक कर दो ना, करा दो ठीक। ये नहीं करेंगे। जी PJ मीर साहब, बेस्ट फ्रेंड का मजमून भी नहीं ना पढ़ना चाहिए जी PJ मेरा। अच्छा है, सार आना का फायदा होता है कि सारी बहस कहीं और निकल जाते हैं। कुछ लोगों की ड्यूटी है कि बस वो सिर्फ फिक्रेबाजी करें। जी PJ मीर साहब, कुछ लोगों की ड्यूटी है कि वो उन्होंने साबित करना है कि
3 साल ही मसाइल का जड़ है। चले आप पीजे मीर साहब को तो बोलने दें, पीजे मीर साहब को तो बोलने दें भाई, तनख्वाह मिलती रहेगी, परेशान ना हो। ओके जी, पीजे मीर साहब। नहीं आपको तो मिल रही है, निकल वो दोनों की फर्जी मुझे तो अपनी तनख्वाह का काम करने देना जी पीजे मीर साहब। अभी करवा लेते हैं, मैं तो ऑन लाइव कह रहा हूँ कि अभी लाइव करवा के दोनों अपने असासे डिक्लेयर कर देते हैं और पता चल जाता है। अच्छा क्या मिल रहे हैं। अरे हम दो रानों के दरमियान हैं। पीजे मीर साहब जरा आप बात कीजिए, आते हैं दरमियान में प्लॉट लेने भाई। हाँ जी जनाब, ये जो राणा मैं दरखास्तें भी निकाल के ले आऊंगा जो बात कर रहे हैं। जी जी अभी दोबारा आते हैं आपकी तरफ जी पीजे मीर साहब। दूध पानी था, पानी अभी कर लेते हैं। अभी मैं यही कह रहा हूं, जरा मेरा ख्याल में बात सुन लेगा पीजे मीर साहब की। जी पीजे मीर साहब, हमें एक नेशनल फोरेंसिक ऑडिट करना है हर शोबे के अंदर, क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं। होना चाहिए हमें, हमारे अंदर वो पेशेंस का मादा ही नहीं है। हमें कोई जो वीक एक विकेट पे चला जाता है, हमारा बड़ा अच्छा एक मोडस ऑपरेंडी है, हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। हमने सबको ट्राई किया है, नवाज शरीफ को किया है, आसिफ जरदारी को किया है, बेनजीर को किया है, अब इमरान की बारी है, सीजन लग जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि आपकी जो सेन डिबेट है, दैट इज नोवेयर। द सेन डिबेट हैज टू प्रिवेल, क्योंकि जो भी है, ये ऑपोजिशन गवर्नमेंट, ये सब पाकिस्तानी है, लेकिन एक सेन डिबेट नहीं है। हम वो मार्गरेट थैचर की बड़ी बात है, वो कहते हैं कि जब आपके पास कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है तो आप पर्सनालिटी अटैक शुरू करते हैं। आई टोटली, क्योंकि आपके पास कोई डिस्कशन ही कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपके पास कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है, सो यू गो इनटू पर्सनालिटीज। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स पर्सनालिटी बेस्ड हो गई है। आप मुझे बता दें ना, कहीं है इज एनीबॉडी टॉकिंग, जो मैंने पहले भी बात की, इज एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट पानी, इज एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट water conservation, anybody talking about climate, anybody talking about reformation of laws, constitution की reformation करो। आपके 3-4 साल जो गुजरे हैं, किसी ने सोचा है कि सारी डिबेट जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई है, तो जो आपकी एम्बिग्विटी है और उसी को ठीक कर लो। मीर साहब, हम नहीं आगे बढ़ना चाहते, हमारे अंदर वो शऊर ही नहीं है कि एक दूसरे को सुन ले। हम जिसको आपने पकड़ा है उसको रगड़ो, लेकिन उसके आगे आपने जाना नहीं। ठीक बात, डिबेट्स कर देते हैं, बट वी नीड टू गो फॉरवर्ड। ठीक बात, हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो मामला हल होगा, मुल्क आगे चलेगा और नक्शा कुछ बदलेगा, वरना हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, देखिए बात बहुत फैली हुई है, लेकिन इस फैली हुई बात में भी हम अड़े हुए इस बात पे बिजली का बिल। अभी जब मैं आ रहा था यहाँ दफ्तर के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो मुझे मेरे बंदे ने ला के पकड़ाया, वो बिल था। बिल की रकम मैं नहीं बताऊँगा, आप समझिएगा मैं बहुत बिजली खर्च करता हूँ। अगर रकम जो मैं बता दूँ तो आपका ये ख्याल होगा कि बहुत अमीर कबीर आदमी है कि इतना बिजली का बिल देता है, लेकिन आता है। और अब से नहीं आ रहा, पिछले महीने इससे भी ज़्यादा था। और ये जो बिल आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, मुझे पता नहीं। वही बात, जो बिजली मैंने खर्च नहीं की उसका बिल मैं दे रहा हूँ, और जो बिजली जो बनती नहीं है उसका बिल मैं दे रहा हूँ। ये तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसलिए बुखारी साहब, सारा नक्शा सियासी माशी हमने आपके सामने रखा और आपने उसकी तशरीह भी की। आप चीन तक भी गए, आपने हमारे मुल्क में जो सियासतदान बातें करते हैं, जेल में बैठकर या बाहर बातें करते हैं, उनका तज़किरा भी किया। अब क्या नक्शा क्या नज़र आता है? अब आप कुछ रहनुमाई फरमाएं, कुछ हौसला मिले हमें, कुछ नज़र आता है आपको? मीर साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हम सियासत जरूर करें, लेकिन सियासत के नाम पर हम जो जातियात पर उतर आते हैं, उसकी वजह से हमारा फोकस नेशनल इश्यूज पर है ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ईरान गैस पाइपलाइन, ये क्या थी, क्या है, क्या हो सकती है, उसके बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सबको पता है कि अगर वो आ जाती तो 50,000 मेगावाट बिजली हम 4 रुपए पर यूनिट के एतबार से बना सकते थे। ये मैं अपने फिगर नहीं दे रहा हूं आपको, ये कैलकुलेटेड वेल थॉट आउट फिगर्स हैं। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंटों ने, चाहे वो नून लीग की थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जब हमें तवक्को पैदा हुई एक जो रियासत वाली मदीना के दावेदार थे कि शायद इस दौर में वो फैसले हो जाएंगे जो करने की जरूरत हमारी सियासी क़यादत में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वो भी नहीं हुआ। 4 साल छोटा अरसा नहीं होता मीर साहब, जब फैसले करने हो तो आपको तो घड़ियां दरकार होती हैं।
आज हम कहाँ खड़े हैं, बिजली का सारा बहरान खत्म हो गया होता अगर हमने अपने आका और मौला सो कॉल्ड अमेरिका को खुशनुदी के खातिर ये प्रोजेक्ट अबेंडन ना किया होता। यही हाल सी पैक का है। अगर 4 साल उसका हॉल्ट ना हुआ होता तो वो अब तक उसकी 6 बर्थ जो है वो कमीशन हो चुकी होती और हमारे पास राहदारी के खाते में इतने पैसे होते कि हम ये कशकोल लेके किसी के पास ना जाते। जब तक हमारा फोकस जातियात पर रहेगा, अगर ये हुकूमत का फोकस ये है कि जी चूंकि इमरान खान ने हमें जेलों में भेजा था लिहाजा उसे जेल में रहना है, ये अप्रोच गलत है। अगर किसी का कोई कसूर है उसको जरूर उसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारे यहाँ अदलिया की तारीख कितनी बुरी है आपके सामने है मीर साहब, 130वां नंबर है हमारा इंटरनेशनल कैटेगरीज में। और फैसलों का हाल ये है कि किस दौर में इस अदलिया ने गलत फैसले नहीं किए। क्या जस्टिस मुनीर हमें भूल गए हैं? उसके बाद से सफर जून जारी हुआ, आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का जो हाल है, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है वो मुआशरा कैसे पलेगा? आप कैसे तवक्को रखते हैं कि वहां पर कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से अदालत अपना वक्त जाया करेगी? यहाँ तो पर्सनैलिटीज जो है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज वो डोमिनेट कर रही है। आप देखिए 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो बड़ी अदालत उठा के देख ले वो पीटीआई फोकस है उसमें, चाहे वो उसके खिलाफ है चाहे वो उसके हक में है। एक पार्टी के लिए कोर्ट्स जो है वो सुबह से शाम तक हर घंटे काम करने के लिए तैयार है, इश्यूज के ऊपर बैठे हुए हैं सांप बन के। तो मुझे बताएं, जब मुआशरे का ये हाल होगा और अदारों का ये हाल होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आमर इलियास राना साहब, आप क्या फरमाएंगे? देखें, मैंने सोचा था कि इस पर इलियास पहले बोले थे वही बोल लें, चले आप बोले जनाब आमर इलियास राना साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी अंदाज से समअप किया और मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि हमारी अदलिया जो इंसानी हकूक के लिए इस कदर बेताब है वो इन 25 करोड़ लोगों के लिए भी बेताब हो जाए। ये आईपीपी तो एक इशू की बात है ना, हम बिनासुल कौम किस इशू पे बात करते हैं? ठंडे मुल्कों में ठंडे कमरों में बैठ के हम सब तज्जिए कर लेते हैं, हमें ये भी मसाइल पता है, हमें वो भी पता है। इशू ये है कि करेगा कौन? मैं तो समझता हूं कि जब ये फुल कोर्ट बैठी थी और जब उन्होंने मुकम्मल इंसाफ देना चाहा था तो मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब ने जब कहा था ना 2018 में, शायद हमारे लोगों को भूल जाता है, मैं इसलिए कह रहा था, उन्होंने कहा कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था। तो 187 आप इन्फोर्स कर रहे थे, तो मुकम्मल इंसाफ के लिए अपने पुराने चीफ जस्टिस साहिबान, साबिक डीजीआई, साबिक आर्मी चीफ, इन सबको बुलाते, आज वालों को बुलाते, अदालत के कटहरे में ना बुलाते, कमेटी रूम में बुला लेते कि भाई ये गंद किया है ना सारा, हमने भी किया है आपने भी किया मिलकर किया, अब इसका हल बताओ क्या है। शायद हल आप दे लेते। आप पार्टी जब बन जाएंगे ना फिर आप हल भी नहीं दे सकते। ठीक बात, आप पे भी तनकीद हो जाती ठीक है जी। हमने मौके गंवा दिए और हमने कोई बड़ा रहने नहीं दिया। अजय बुखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि जो अपने आमर इलियास राना ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सिम्त में है वो। अगर हम अपनी अप्रोच ये बना लें कि हमने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत की मर्जी के फैसले नहीं करने हैं, हमने इशू बेस्ड फैसले करने हैं, माशरे को इंसाफ देना है, तो हर मसले का हल है मीर साहब। ठीक बात, ठीक बात जी। पीजे मीर साहब, इस पर तो कोई इख्तलाफ की बात नहीं बनती, लेकिन इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? एक पार्टी अगर कोई डिसीजन लेता है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं, वो उसका कुछ और बात का बतंगड़ बना देती है। देखें, बड़े माजरत के साथ हम है वो कौम जो डंडे से चलने वाली है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आपको रोड में पता चल जाता है, एयरपोर्ट्स में पता चल जाता है, यही लोग बाहर जाते हैं आपको पता चल जाता है। जो रूल ऑफ लॉ होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, 1 मिनट में आप सीधे हो जाते हैं। सब कुछ इस मुल्क में हो सकता है, प्रोवाइजो स्पीडी जस्टिस मिले और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो। हमारे पास सब कुछ है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते? बिकॉज हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं साहब। हम जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो फिर हमारी ये डिबेट्स एमिनेट करती हैं, और ये जब डिबेट्स एमिनेट करती हैं, जो जिन्होंने डिसीजन लेने वो डोसाइल हो जाते हैं, वो प्लेसिड हो जाते हैं, वो इन्होंने लड़न दो। तो हमने अपने आप को ठीक करना है। ठीक बात। वो ठीक एक ही बंदा कर सकता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज जो बैठा हुआ है ये कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ जी। एसआर राना साहब, क्या आपकी लाइन गड़बड़ हो रही थी? अब आप जल्दी से बताइए कि आपके पास क्या हाल है इस सारी सूरत हाल का? सर, कोई हल नहीं है जब तक आदिल हुक्मरान नहीं आते। अवाम को उनके मैंडेट वो कहाँ से आएंगे? आज तक तो हमें मिले नहीं। तो जो अवाम मैंडेट जिनको दे रहे हैं उनको हुकूमत दे रहे ना।
अच्छे या बुरे, यहाँ आदल हुक्मरान कहें, यहाँ ये कहें कि जमहूरी हुक्मरान, एक बात करें ना आप भी। ये कि जमहूरियत से बड़ा अदल कोई नहीं होता। अच्छा। अगर अवाम को अपने फैसले करने दें। अच्छा। आप डिकेतियां ना डालें। ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी खजाने लूटने के मुल्जिम है, उनको आप खजानों पे लाके ना बिठाएं और इंसाफ करने दें अवाम को अच्छे को लाने दें, बुरे को लाने दें, ताकि अवाम कह सके कि हमने फैसला किया था, हम भुगत रहे हैं। सिंपल बात है। ठीक बात। इसलिए बुखारी साहब आप कंक्लूड कर दीजिए बात को। देखिए, मेरे सारी गुफ्तगू का एक ही नतीजा है, वो ये है कि हम लोग अगर बहैसियत कौम सोचना शुरू नहीं करेंगे, अगर हम पॉलिटिकल डिवाइड के साथ अपने मसले हल करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये पोलराइजेशन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक बात। पीजे मीर साहब कुछ कह रहे थे। राणा साहब बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये जगह है कि जहां से अवाम ठीक निकलेगी, अगर तो निकलेगी, वो है चिड़िया। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई, और लेकिन बड़े सलीके के साथ बहुत से पहलुओं को रोशन किया गया। देखिए, लड़ाई झगड़े से मसला हल नहीं होगा, हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसको हल करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि किसी को इक़्तिदार दे दो, उससे इक़्तिदार ले लो। मसले का हल ये है कि सर जोड़ के बैठो और बैठ के मसले को जिन्होंने पैदा किए उनको भी बिठाओ, पूछो कि इसका हल क्या है। ये जो सारे बिजली के खारे हैं बैठे हुए, IPPs के पैसे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी हैं, चाहे हुकूमत है चाहे प्राइवेट इदारे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं और कहें, अंगूठा रख के कहें कि भाई पैसे अवाम के हैं, निकालो। उन पर बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात आ रही हैं। उस मुश्किलात का हल ये है कि आप अपनी औकात में आ जाओ, जो आप हमें देते हो वो लो, उससे ज़्यादा एक पाई ना हम आपको देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप बात नहीं मानते तो फिर ठीक है, फिर पाकिस्तान के अवाम के हवाले हम आपको तो कम से कम कर सकते हैं, गैर मुल्कियों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अलग बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।